Hello बच्चों, welcome back to the rapid revision session of biology in Fighter 1.0 streaming on the YouTube channel of MGCI। तो बच्चों, इस रैपिड रिवीजन में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कल जिसका कुछ पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे, आज हमें स्टार्ट करना है विद द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सी फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब कौन से ट्यूब्यूल्स का हमें फंक्शन देखना है? जो ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। कल हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया था। आज हम देखते हैं इसमें पीसीटी, डीसीटी, इन सारे ट्यूब्यूल्स के क्या फंक्शन है। तो पीसीटी विच इज कॉल्ड एज प्रोक्साइमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब जहां पर सेल्स का शेप जो है वो क्यूबॉइडल शेप है और उसमें ब्रश के आकार के यहाँ पर माइक्रोविलाइज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनती है उसमें, ठीक है। और ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यों प्रेजेंट होती है? जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है हमें? ताकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो पीसीटी में प्रेजेंट होती है बच्चों ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से सरफेस एरिया बढ़ता है और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. क्वेश्चन आएगा यहाँ पीसीटी में कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होती है? Nearly all the essential nutrients एब्सॉर्ब हो जाएंगे, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्लियर? नाउ पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। फंक्शन क्या है इसका? ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब इसके दो फंक्शन है, पीएच को मेंटेन करना और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। Selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by the absorption of HCO3 negative from it। देखिए, तो अगर हम यहाँ पर इसको पीसीटी बताते हैं तो पीसीटी का फंक्शन होता है पीएच को मेंटेन करना और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन को शो करेंगे ग्रीन कलर से। तो किस चीज के रीअब्जॉर्प्शन से यहाँ पर पीएच का मेंटेनेंस होगा? यहां पर हमें दिया हुआ है इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव। तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? HCO3 नेगेटिव का, जिससे यहाँ पर पीएच जो है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और सिक्रीशन यहाँ पर किसका हो रहा है? सिक्रीशन होता है यहाँ पर अमोनिया का और सिक्रीशन होता है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का। तो इन चीजों से यहाँ पर क्या हो रहा है? आयनिक बैलेंस एंड पीएच बैलेंस हो रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो पीएच बैलेंस में यहां हम अगर हाइड्रोजन आयन लिख देंगे तो ये दोनों चीजें जो हैं ये यहाँ पर हेल्प कर रही है पीएच को बैलेंस करने में, और जो NH3 है ये हेल्प कर रहा है यहाँ पर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखने में। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा आता है हेनले लूप। हेनले लूप डज नॉट प्ले एनी रोल इन पीएच बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। वहां पर हेनले लूप में पीएच का बैलेंस और आयनिक बैलेंस में कोई रोल प्ले नहीं होता है। फिर हेनले लूप का क्या फंक्शन है? रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, however this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitium of the fluid। तो हेनले लूप का फंक्शन होता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक। हेनले लूप में इस तरीके के दो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन एक को बोलते हैं डीएलएच और दूसरे वाले को हम बोलते हैं एएलएच। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डिसेंडिंग लिम्ब में हमने बोला परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एंड दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। अब जब हमने कह दिया डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर इसमें से बाहर निकलता जाएगा तो क्या होगा? फ्लूइड यहाँ पर आते आते कंसंट्रेट हो जाएगा। और असेंडिंग लिम्ब जो है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट परमिएबल किसके लिए है? सॉल्ट्स के लिए, NaCl के लिए वो परमिएबल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाएंगे तो ऊपर की तरफ में जाने पर वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पर
जैसे जैसे हम यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ में जाएंगे वैसे वैसे फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा। क्लियर? तो असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी पैसिवली। ठीक, यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्टिविटी दोनों तरीके की हो सकती है, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एएलएच से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, बट एएलएच इज इम्परमेबल फॉर वाटर। Therefore, as the concentrated filtrate pass upwards, जब ये concentrated filtrate ऊपर की तरफ में जाएगा, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid, और ये fluid जो है वो dilute होता जाएगा। यानी कि यूरिन जब मेड्यूला में जाएगी तब फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और यूरिन जब कॉर्टेक्स में जाएगी तब फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटता जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? नेक्स्ट फंक्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कौन सी कंडीशन के तहत यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है? यहाँ पर हार्मोन्स के अंडर में रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसके अंडर में होता है? हार्मोन्स के अंडर में यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। कौन से हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी? अभी बताती हूँ, पहले इसके फंक्शंस अपन देख लें। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पर हमने कंडीशन रखी है हार्मोन्स की। किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? यहाँ पर सोडियम आयन का भी होता है और वाटर का भी होता है इस सेगमेंट में से। DCT is also capable of reabsorption of HCO3 negative and selective secretion of hydrogen and potassium ions। यानी कि DCT में रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सिलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिक्रीशन किसका हो रहा है? पोटेशियम और हाइड्रोजन का। क्लियर? तो यानी कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन अगेन पीसीटी के जैसा होगा। क्या फंक्शन होगा? पीएच बैलेंस करके रखना और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो इट्स फंक्शन इज पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, यानी कि आयनिक बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। क्लियर है? ठीक। हार्मोन्स की जब हम बात कर रहे थे, कौन सा हार्मोन यहाँ पर एक्ट करता है? डीसीटी पर मेनली काम करने वाला हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जो एरोज हमारे बाहर की तरफ में जा रहे हैं, मतलब ये सारे एरोज जो है वो शो कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। जो अंदर की तरफ में जा रहे हैं ये सारे एरोज जो है वो हमें शो कर रहे हैं यहाँ पर क्या? सिक्रीशन। क्या शो करेंगे बच्चों? ये सिक्रीशन शो करेंगे। क्लियर है? तो जो बाहर की तरफ में जा रहे हैं वो रीअब्जॉर्प्शन, और जो नेफ्रॉन में अंदर की तरफ में एरो शो कर रहे हैं दे आर शोइंग दी सिक्रीशन। तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव, आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम। ठीक है, और बट बच्चों यहाँ पर ये चीज जो है ये थोड़ी सी गलत है। ठीक है, थ्योरी में सही है पर डायग्राम में यहाँ गलत है। पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, पोटेशियम का यहाँ पर होगा सिक्रीशन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं, इसलिए जहां अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बच्चों वहां जरूरी है कि वहां पर पोटेशियम का सिक्रीशन होगा। क्लियर? तो आप इसकी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में वहां क्लियरली दिया हुआ है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का सिक्रीशन होगा। तो ये एक करेक्शन अपने डायग्राम में आप लोग कर लीजिए। ठीक। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर NaCl। ठीक है, और डीसीटी में सोडियम का, क्लोराइड का यानी कि आयंस का रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर का और HCO3 नेगेटिव का। सिक्रीशन किसका है? K+ और H+ का। अब अपन बात करेंगे इस सेगमेंट की विच इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट कैसी है ये डक्ट? लॉन्ग डक्ट है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी इनटू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। कॉर्टेक्स से लेकर किडनी तक की ये फैली हुई है। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. Very important point. इस पार्ट से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है उसे रीअब्सॉर्ब किया जाता है, और इस पार्ट से जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तब ही हमारी यूरिन कैसी होगी? कंसंट्रेटेड होगी। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूरिन हाइपरटोनिक। क्लियर? दिस सेगमेंट
allows the passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। यानी कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, बच्चों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत कम क्वांटिटी में यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से कहां ट्रांसफर किया जाता है, इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब में यहां देखिए दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट है यहां पर थिक, एक सेगमेंट है यहां थिन। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, चलो बताओ कि यूरिया का जो यहां पर ट्रांसफर हुआ है कलेक्टिंग डक्ट से, वो असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में हुआ है कि थिक सेगमेंट में हुआ है? सोचने में पड़ जाएंगे हम तो, कहां हुआ था भूल गए, थिन सेगमेंट में, याद रखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो यूरिया का जो स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर मेंटेनिंग दी ऑस्मोलैरिटी, वो कहां होता है, वो थिन सेगमेंट ऑफ एएलएच में होता है, ठीक है। चलिए, यस और ये क्यों हुआ, टू कीप अप दी ऑस्मोलैरिटी। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। क्लियर। और ये जो है इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस एंड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। दो फंक्शन है इसके। कैसे दो फंक्शन हुए, पीएच बैलेंस कर रहा है, आयनिक बैलेंस कर रहा है, प्लस साथ साथ में ये भी तो पढ़ा कि ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन भी करने में हेल्प कर रहा है। कैसे, बाय दी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, दिस सेगमेंट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द थिन पार्ट ऑफ एएलएच। क्लियर है। तो तीनों फंक्शन हुए इसके, कौन कौन से, ये पीएच बैलेंस भी करता है, ये आयनिक बैलेंस भी करता है, और ये ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करके रखता है। क्लियर है बच्चों, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन पर, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है इसे, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्लियर है। कुछ चीजें तो बहुत सिंपल है, पर कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, पर हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। वेल नोन फैक्ट है कि मैमल्स कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अनदर क्वेश्चन, यहां पर काउंटर करंट में या यूरिन के फिल्ट्रेशन में, सॉरी काउंटर करंट में या फिर यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन में कौन सी दो ट्यूब्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हेनले लूप और दूसरी वाली होती है वासा रेक्टा, ठीक। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। अब देखें बच्चों, हम यहां पर जैसे अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, यहां ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, दिस इज अवर लूप ऑफ हेनले, ठीक। और ये हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर वासा रेक्टा, ठीक है। तो ऐसे अपन ने यहाँ पर दो ट्यूब्स जो है उनको बना लिया, एक इसमें से लूप ऑफ हेनले है और एक इसमें से वासा रेक्टा। ये वाली हो गई हमारी लूप ऑफ हेनले, ये वाली हो गई वासा रेक्टा और ये वाली हो गई वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट। अब यहाँ पर लूप ऑफ हेनले का तो हमें पता है, बट लूप ऑफ हेनले का जहां असेंडिंग पार्ट है वहां है वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट, लूप ऑफ हेनले का जहां डिसेंडिंग पार्ट है वहां है वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट। क्लियर है बच्चों। तो ये एंटी पैरेलल फ्लो बता रहा है, ट्यूब्स भले ही एक दूसरे के पैरेलल है पर उन ट्यूब्स में फ्लो कैसा है, उन ट्यूब्स में फ्लो है एंटी पैरेलल। क्लियर। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो अ काउंटर पैटर्न। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि हेनले लूप में काउंटर करंट हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, ये हेनले लूप का काउंटर करंट। वासा रेक्टा में भी क्या हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, ये हो गया वासा रेक्टा का काउंटर करंट, ठीक है। चलिए अब the proximity between the Henle loop and the vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। मतलब है कि यहां पर हमने इन दोनों ट्यूब्स में तो बता दिया कि काउंटर फ्लो है, बट
वासा रेक्टा और हेनले लूप में जो काउंटर फ्लो हो रहा है, इनकी प्रॉक्सिमिटी, इनकी जो क्लोजनेस है, ठीक है, तो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले और इन दोनों ट्यूब में जो होने वाला एंटी पैरेलल फ्लो है, दैट एंटी पैरेलल फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई। एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में एंटी पैरेलल फ्लो है, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में जो फ्लो हो रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम के हायर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? कितना हायर मेंटेन करना है बताओ, कितना हायर मेंटेन करवाना है अपने को? कॉर्टेक्स में कॉन्सेंट्रेशन है 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, मेड्यूला में कॉन्सेंट्रेशन होता है 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, तो यहाँ तो 4 गुना का डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। तो ये जो 4 गुना का डिफरेंस है, ये किसने क्रिएट किया है? द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी हेनले लूप एंड दी वासा रेक्टा, जिसकी वजह से हुआ है कि कॉर्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन है और मेड्यूला में 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ आता है, ये ग्रेडियंट, ये जो इतना बड़ा अंतर क्रिएट हुआ है, ये इतना बड़ा अंतर किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? ये इतना बड़ा अंतर क्रिएट हुआ है बाय द NaCl एंड यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे कि द ग्रेडियंट, द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड बाय NaCl एंड यूरिया। और NaCl जो है, दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर? देखते हैं अपन इसको, क्या बोला है यहाँ पर? NaCl जो है असेंडिंग लिम्ब में से बाहर आ रहा है। यहाँ देखें अपन, NaCl कहां से बाहर आ रहा है? NaCl असेंडिंग लिम्ब में से, यस, NaCl असेंडिंग लिम्ब में से बाहर आया, किसके साथ एक्सचेंज हो गया? विद दी वासा रेक्टा, विद दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यहां से चला 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 और इधर आकर यहां पर ये बाहर आ गया, यहां पर ये बाहर आ गया। तो NaCl असेंडिंग लिम्ब से आया, वासा रेक्टा में बैठा, यहां पर आ गया। फिर NaCl असेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा में आया, फिर यहां पर NaCl आ जाएगा। फिर NaCl यहां से घूम के आएगा और यहां पर NaCl इकट्ठा होता जाएगा। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन किसने बढ़ा दिया? NaCl ने बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पर पूरा NaCl से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कंसेंट्रेशन कहां है वाटर का? वाटर का हायर कंसेंट्रेशन है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो जब यहाँ पर कंसेंट्रेशन सोल्यूशन का आप बहुत बढ़ा दोगे और डिसेंडिंग लिम्ब में पानी ज्यादा है, तो पानी तो ज्यादा से कम की तरफ में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर। क्लियर? तभी तो हमने बोला कि डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे फिल्ट्रेट आता जाएगा, वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। कहां से कहां बढ़ेगा? 300 हुआ, 400 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, और फाइनली जब यहाँ नीचे आ जाएगा तब कितना हो जाएगा? 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। क्लियर है बच्चों? तो NaCl क्या कर रहा है ये हमने देख लिया है, ठीक है। और NaCl इस तरीके से इंटरस्टिशियम में आ जाता है वापस, ठीक, बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enter into the thin segment of the ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। यही अभी मैंने आपको सिखाया था कि यूरिया का स्मॉल अमाउंट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में से निकलकर कहाँ आता है? ये देखिए, यूरिया का स्मॉल अमाउंट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में से डायरेक्टली निकलकर आ रहा है थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और यहां से निकलकर वापस से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो मतलब ये यहां से यहां इस तरीके से बार बार घूमता रहेगा, जिससे इस जगह का, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगा। और जब इस जगह का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों, तो जब यहाँ पर इस जगह का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कलेक्टिंग डक्ट विल बी परमिएबल फॉर वाटर, क्योंकि यहाँ तो हो जाएगा पूरा यूरिया। जब यहाँ पूरा यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, अगेन मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पानी कहाँ जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ में, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये हुआ हमारा काउंटर करंट। वेरी सिंपल। काउंटर करंट कौन कौन मेंटेन कर रहा है? NaCl और यूरिया। NaCl कहां से आया? असेंडिंग लिम्ब में जा रहा था, फिर वो असेंडिंग लिम्ब से डिसेंडिंग वासा रेक्टा में बैठ गया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा से घूम के वापस असेंडिंग लिम्ब में चला गया, फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिटर्न हो गया, जिसकी वजह से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है।
और सेकेंड चीज, कौन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रही है? यूरिया मेंटेन करके रख रहा है। कहां से आ रहा है यूरिया? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू दी थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है बच्चों इतना? नाउ द अबव yes the above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle loop and vasa recta। ये जो अभी हमने स्पेशल अरेंजमेंट डिस्कस किया है, स्पेशल मैकेनिज्म डिस्कस किया है, ये कैसे कंप्लीट हो पाता है? बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैकेनिज्म किस में हेल्प करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखवाना है? इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हेल्प करने में, मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। यही मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मेड्यूला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मेंटेन करके रखेंगे तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आसान हो जाएगा, और जब फिल्ट्रेट में से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी जो यूरिन है वो कैसी प्रोड्यूस होगी? वो हमारी यूरिन प्रोड्यूस होती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कितनी हाइपरटोनिक? 4 times more concentrated than the initial filtrate। इनिशियल फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना था? 300। फाइनल फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है? 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, चलिए अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी अपने फंक्शन को कैसे रेगुलेट करने का काम करती है? ठीक, the function of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA and to the certain extent the heart। ठीक है, किडनी के जो फंक्शन है वो मॉनिटरिंग और रेगुलेशन कौन करवाता है? मॉनिटर और रेगुलेशन करवाने के लिए यहाँ पर होते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जहां पर इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा? किडनी के फंक्शन की मॉनिटरिंग और रेगुलेशन जो है वो हार्मोनल फीडबैक से होती है। कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, जेजीए इन्वॉल्व है और हार्ट इन्वॉल्व है इसमें। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम। जो भी ऑस्मोरिसेप्टर्स अपनी बॉडी में होते हैं दे चेंज, या जो भी ऑस्मोरिसेप्टर्स अपनी बॉडी में होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम एंड बाय आयनिक कंसंट्रेशन। तो हमारी बॉडी के जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, पानी कम पी रहे हो तुम ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो फटाफट हाइपोथैलेमस में बैठे हुए ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स व्हिच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कैसे यहाँ पर ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हुए हैं? जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा अगर पानी का लॉस हो जाएगा या फिर हमारी बॉडी में पानी कम हो गया है, हम पानी कम पी रहे हैं, तो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स रेगुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे, और स्टिमुलेट होकर क्या सिक्रीट करेंगे? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर सिक्रीट करेगा एडीएच विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। और एडीएच कहां से सिक्रीट होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच जो है वो रिलीज होता है। क्लियर? अब एडीएच नाम क्या है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब ऑपोजिट में, रोकने वाला, डायूरेसिस मतलब वाटर का लॉस, तो वाटर के लॉस को रोकने वाला जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पानी बाहर जा रहा है अपनी बॉडी से, रोकना है, किसको लेके आओगे? एडीएच को लेके आए। एडीएच क्या करेगा? वाटर का फटाफट से बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और जो पानी अपनी बॉडी से बाहर वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट होने वाले वाटर को बचा लेगा। क्लियर है? तो एडीएच क्या करता है? फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। बाद वाले जो ट्यूब्यूल के हिस्से हैं यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है,
तो एडीएच कहाँ काम करेगा बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगा, ठीक। एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम कर रहा था? डीसीटी पर काम कर रहा था। और एडीएच कहाँ काम करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगा। तो कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा और बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा के डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट कर देगा, ठीक। An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release. जब भी हमारा अगर बॉडी का वॉल्यूम जो है जब भी अगर हमारा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है वो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम अगर हमारा बराबर हो जाता है, जब भी हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज होने के बाद में ये जो एडीएच का रिलीज हो रहा था, ये एडीएच का रिलीज जो है वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। एडीएच जो है वो हमारे किडनी के फंक्शन को और किस तरीके से रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जो है, वेसो ब्लड वेसल, प्रेसिन प्रेस करने वाला, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेसोप्रेसिन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब ग्लूमेरुलस की तरफ में जाने वाला ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अपन ने देखा है कि एडीएच जो है वो किस तरीके से किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन करवाता है। क्लियर। नाउ द जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अब आते हैं अपन कौन से मैकेनिज्म पर? दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रास मैकेनिज्म। रास मतलब क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द रास मैकेनिज्म। देखिए, a fall in glomerular blood flow और glomerular blood pressure GFR can activate the JG cell। जैसे ही अगर अपनी बॉडी में बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम अगर कम हो गया मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ है मतलब जीएफआर जो है वो डिक्रीज हो गया। जैसे ही हमारी बॉडी में अगर जीएफआर डिक्रीज होगा, कौन स्टिमुलेट होगा? सबसे पहले जेजी सेल स्टिमुलेट होंगे। कौन स्टिमुलेट होगा? जेजी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो हमने बोला जेजी सेल स्टिमुलेट हो गए, जेजी सेल ने स्टिमुलेट होकर सिक्रीट कर दिया रेनिन। रेनिन क्या करवाएगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कहां से आ रहा है? लिवर से। इसको कन्वर्ट करवाएगा किसमें? एंजियोटेंसिन में। किसमें कन्वर्ट करवाएगा? एंजियोटेंसिन में। और एंजियोटेंसिन कौन सा? फर्स्ट। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या काम करवाता है? दिस एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर। सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन सेकेंड बहुत स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, जीएफआर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। क्या आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहाँ एक्ट करेगा? पढ़ा था अभी अपन ने डीसीटी पर। डीसीटी किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा? सोडियम आयंस का, यानी कि आयनिक रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और साथ साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो वाटर बढ़ गया अपनी बॉडी में, ठीक है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अब इतनी सारी चीजें अगर एक साथ रीअब्जॉर्ब होंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्योंकि बढ़ गया था और साथ साथ में जीएफआर जो है वो भी बढ़ जाएगा। दिस कंप्लीट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन mechanism, renin angiotensin aldosterone mechanism, therefore this is called as RAS mechanism। क्या कहा जाता है इसे? RAS mechanism। क्लियर। अब इस RAS mechanism को रेगुलेट करना है, मतलब जब हमारा जीएफआर कम हुआ था तब RAS एक्टिवेट हो गया। थोड़ी ना जीएफआर कोई बढ़ते ही जाएगा, है ना, तो ये तो हार्मफुल हो जाएगा, रोकना पड़ेगा अब इसको। तो रास मैकेनिज्म में रेनिन के रिलीज को अगर हमको रोकना है तो क्या करेंगे? इस बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को अगर अपने को रोकना है तो क्या करेंगे? यहां पर अब बारी आएगी किसकी? हार्ट की।
An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो एट्रिया की तरफ में बढ़ गया है। तो ब्लड का फ्लो अगर एट्रिया की तरफ में हार्ट को लगा बढ़ रहा है तो हार्ट क्या करेगा, एट्रिया से एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को सिक्रीट करवा देगा। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है एक तो करवाता है वैसोडायलेशन यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल अगर डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। और एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो उसने क्या किया, वैसोडायलेशन करवा के ब्लड के प्रेशर को कम करवा दिया। और बच्चों नाम क्या है इसका, एट्रियल नाट्रियूरेटिक। ठीक है, नाइट्रियूरेसिस का मतलब क्या होता है, सोडियम आयन का लॉस। क्लियर है, क्या होता है, सोडियम आयन का लॉस। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाने के साथ साथ में थोड़ा बहुत लॉस सोडियम आयंस का भी होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्चुरेशन। देखिए, यूरिन जो कि किडनी में नेफ्रॉन्स के द्वारा फॉर्म होती है वो अल्टीमेटली पहुंचती है कहां, यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर होती है। कब तक स्टोर होगी, जब तक सीएनएस से वॉलेंट्री सिग्नल इसको बॉडी के बाहर रिमूव करने के नहीं आ जाते, तब तक यूरिन जो है वो ब्लैडर में स्टोर रहेगी। अब सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल जो है वो इनिशिएट होते हैं बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद द यूरिन। यूरिन पूरी ब्लैडर से भर गई, अब सिग्नल कौन इनिशिएट करेगा, ब्लैडर ही करेगा। ब्लैडर के पास में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स में जैसे ही स्ट्रेचिंग होने लगती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल भेजते हैं टू दी सीएनएस, और इस सिग्नल के बदले में सीएनएस जो है वो मोटर सिग्नल पास करता है। और सीएनएस से आने वाले जो मोटर सिग्नल है वो कहां तक पहुंचते हैं, टू दी स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने सीएनएस को सिग्नल भेजा, सीएनएस ने मोटर सिग्नल्स भेजे हैं, और ये मोटर सिग्नल कहां तक आए हैं, टू दी यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स। तो इस मोटर सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगी। और ये जो यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। और इस मिक्चुरेशन के लिए जो न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट न्यूरल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस वॉलेंट्री होते हैं या फिर इनवॉलेंट्री होते हैं। तो वेरी क्लियर हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस आर वॉलेंट्री इन नेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है हमारे ब्रेन का, इन्वॉल्वमेंट है हमारे सीएनएस का। क्लियर है। अब अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन को एलिमिनेट करता है। ठीक है, यूरिन जो कि फॉर्म होती है वो लाइट कलर की होती है, लाइट येलो कलर की, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक है यानी कि इसका पीएच 6.0 होता है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर जो है वो भी प्रेजेंट होती है। और हमारी बॉडी से पर डे 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। क्लियर है इतना। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो हमारी यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है हमारी बॉडी में, तो कैसे पता चलेगा। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो बॉडी में तो नहीं छानेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के बाहर निकलेंगे, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो क्या किया जाएगा, यहाँ हम करेंगे यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस जो है वो हमारी बॉडी के किडनी के मैलफंक्शन को भी शो कर सकता है, और बॉडी में अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो वो भी डायग्नोसिस किसके थ्रू किया जा सकता है, यूरिन के थ्रू। क्लियर। तो यूरिन एनालिसिस हैज अ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो शो करता है डिसीज ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है तो दैट इज दी कीटोनूरिया, वो शो क्या करेगा, कीटोनूरिया। एंड दिस बोथ आर द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। क्लियर है इतना बच्चों। अब जैसे हमने एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया जो कि है किडनी, ऐसे हमारी बॉडी में और दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लंग्स है, लिवर है और स्किन है। तो ये जो ऑर्गन्स है, दीज आल्सो हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट।
लंग्स किस में हेल्प कर रहा है? लंग्स हेल्प करता है इन एलिमिनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लार्ज अमाउंट में कितना लार्ज अमाउंट है? 200 ml पर मिनट, और इसके साथ साथ में रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है? तो लंग से क्या एक्सक्रीट होता है? लंग से एक्सक्रीट होता है CO2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है लिवर। लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है बाइल जूस, जिसका पार्ट होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो ये तो लिवर के द्वारा एलिमिनेट हो जाएंगे। और क्या चीजें एलिमिनेट होगी? कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, कुछ वाइटामिन और ड्रग्स। तुमने जितनी दवाइयां खाई हैं वो सारी की सारी दवाइयां थोड़ी ना बॉडी में स्टोर हो जाती है, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स भी आते होंगे उसके साथ में। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है हमारे पास में? स्किन। स्किन में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो एलिमिनेशन का काम करती है। वो दो ग्लैंड्स है स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये एलिमिनेशन करती है कुछ सब्सटेंसेस का बाय देयर सिक्रीशन। तो जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, वो स्वेट जो है वो एक टाइप का वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट। अब हमें पता है कि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के सरफेस पर स्वेट की एक लेयर आ गई, पसीना आ गया हमें, जब इस स्वेट का इवेपोरेशन होगा तब हमारे बॉडी के सरफेस पर प्रोड्यूस होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये जो स्वेट है ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के रिमूवल में भी हेल्प करता है। क्लियर? और जो सेबेशियस ग्लैंड होती है ये एलिमिनेट करती है कुछ सब्सटेंसेस जैसे स्टेरॉल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम। और ये जो सब्सटेंसेस है, स्टेरॉइड्स है, हाइड्रोकार्बन है, वैक्सेस है, ये सारे सब्सटेंसेस हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं जिससे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है। क्लियर? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, डू यू नो दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू? और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सलाइवा के थ्रू भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये याद रखेंगे हम। क्लियर? चलिए अब आता है यहाँ पर लास्ट पार्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखें इसे। Malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of urea, which is called as uremia. अगर हमारी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो हमारे ब्लड में यूरिया जो है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। ये कंडीशन हार्मफुल है और इसकी वजह से किडनी का फेलियर भी हो सकता है। तो जिन पेशेंट्स में यूरिया जो है वो प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हो पाता है तो उन पेशेंट्स में अब यूरिया को रिमूव करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कंडीशन की विच इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस the blood drained from a convenient artery is pumped into the dialyzing unit called as artificial kidney. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड है उसको हम किसी भी एक आर्टरी से बाहर निकालते हैं। तो पेशेंट के ब्लड को हमने आर्टरी से बाहर निकाला और आर्टरी से बाहर निकालने के बाद में उस ब्लड को हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू वन डायलिजिंग फ्लूइड। ये डायलिजिंग यूनिट में हमने उस ब्लड को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अब ब्लड को जब हमने बाहर निकाला तो पहले हम उसमें एक एंटी कोएगुलेंट जो है उसको ऐड कर देंगे, और वो एंटी कोएगुलेंट कौन सा होगा? दैट एंटी कोएगुलेंट इज हेपेरिन। क्यों हेपेरिन डाला हमने? ह्यूमन बॉडी में से अगर ब्लड को तुम बाहर निकालोगे तो वो तो क्लॉट हो जाएगा ना, क्लॉट थोड़ी कराना है हमको, फिल्टर करवाना है। तो उसके पहले अपन क्या ऐड करेंगे? उसमें एंटी कोएगुलेंट ऐड कर देंगे। ठीक, अब एंटी कोएगुलेंट को ऐड करने के बाद में हमने उसको डायलिजिंग यूनिट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, डायलिजिंग यूनिट में क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है एक डायलिजिंग ट्यूब। ठीक है, ये डायलिजिंग ट्यूब जो है दिस इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसका नाम है कि ये एक मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजन आसानी से करवा सकती है। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पर हमने ब्लड जो है उस ब्लड को पास करवा दिया, ये ब्लड जो है वो इस ट्यूब के अंदर चला गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड को तो हमने ट्यूब के अंदर डाल दिया, इस खाली जगह में क्या प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट होता है डायलिजिंग फ्लूइड। इस डायलिजिंग फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन और ह्यूमन बींग्स के ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन होता है सेम, बट एक डिफरेंस होता है, डायलिजिंग फ्लूइड में यूरिया बिल्कुल नहीं है पर इस ब्लड में यूरिया है। तो हमें बाहर क्या निकालना है? यूरिया बाहर निकालना है।
यूरिया तो एक सब्सटेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो यूरिया मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यूरिया ब्लड में से बाहर आता जाएगा और जो मेम्ब्रेन के अंदर, ट्यूब के अंदर ब्लड है वो यूरिया फ्री हो जाएगा और डायलिसिंग फ्लूइड में सारा का सारा यूरिया जो है वो आ जाएगा। क्लियर। और जैसे ही ब्लड यूरिया फ्री हो जाएगा, ब्लड के यूरिया फ्री होने के साथ साथ में जो ब्लड है उसको हम बॉडी में वापस पंप बैक कर देंगे। ठीक, देखिए इधर, द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, वेन के थ्रू उसको हम पंप बैक कर देंगे और वेन के थ्रू पंप बैक करने के पहले हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एंटी हेपेरिन, क्योंकि हम चाहते थे कि बॉडी के बाहर आने के बाद में ब्लड क्लॉट ना हो, पर हम ये भी चाहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर उसको हम पंप बैक कर रहे हैं तो उसमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी हो, तो एंटी हेपेरिन को ऐड करके हम उसमें बॉडी में उसको पंप बैक कर देंगे। This method is a boon for the thousands of uremia patient all over the world. क्लियर। तो डायलिसिस जो है वो एक प्रकार का बून है, एक प्रकार का उपकार है, जिससे बहुत सारे डायलिसिस वाले पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब किसी पेशेंट में अगर डायलिसिस नहीं करवाया जा रहा है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो अल्टीमेट करेक्शन, अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स, ये बच्चों क्वेश्चन की लाइन हो सकती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड, अल्टीमेट वर्ड पर हम फोकस करेंगे, अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स, यानी कि किडनी फेलियर। A functioning kidney is used in the transplantation from a donor. हम डोनर से एक फंक्शनिंग किडनी लेते हैं। कौन डोनर हो सकता है, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, और नहीं होंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति से भी हम ले सकते हैं, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उसको, उस आर्टिफिशियल किडनी को या फिर जो बाहर से हम किडनी ले रहे हैं उस किडनी को रिजेक्ट कर सकता है, तो इसलिए प्रेफरेबली कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए जिससे हम उस ग्राफ्ट को ले, या फिर अगर क्लोज रिलेटिव नहीं है तो हमें इसके साथ में लेने पड़ते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। पहले के समय में इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स के रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ करते थे, पर आज हमारा मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सक्सेसफुली पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं, और उनमें से एक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर। अब दूसरी डिसीज आती है हमारे पास में रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई मतलब, रीनल मतलब है किडनी, कैल्कुलाई मतलब होता है स्टोन। तो जब हमारे किडनी में स्टोन्स या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स जैसे ऑक्सलेट्स हैं, ये सारे हमारे किडनी में अगर फॉर्म होने लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज रीनल कैल्कुलाई, और जनरल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोला जाता है, किडनी स्टोन। हिंदी में हम इसे कहते हैं पथरी होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। अगर हमारे किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस चैप्टर की समरी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स, यानी कि सारे पॉइंट्स जो है वो इस चैप्टर के हम लोग कवर कर चुके हैं, तो एक बार हम फटाफट से समरी की रीडिंग लगा लेते हैं। Many nitrogenous containing substances, iron, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated. तो जितने भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल हैं, वो जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन्हें बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी है। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग द एनिमल्स। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हो सकते हैं, मेनली डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसके कैसे होंगे। तो इस बेसिस पर हमारे पास में 3 टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड। Protonephridia, nephridia, malpighian tubules, green glands and the kidneys are the common excretory organ in animals. ये भी हम देख चुके हैं, different organisms have different type of excretory organ. They not only eliminate the nitrogenous waste, ये सिर्फ excretion का काम नहीं करते हैं, पर ये हमारी बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, in humans the excretory system consists of one pair of kidney, a pair of ureters and urinary bladder and urethra. Each kidney has million of tubular structure जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसमें 2 पोर्शंस होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर इतना।
ग्लूमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो कि एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के फाइन ब्रांच से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद द डबल वॉल्ड बोमेंस कैप्सूल एंड इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो स्टार्ट होता है डबल वॉल्ड कप लाइक के स्ट्रक्चर से और उसके आगे की तरफ में आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है पीसीटी। फिर पीसीटी के बाद में जो आता है दैट इज हेनले लूप। हेनले लूप एक तरीके का यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने देखा था जिसमें नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है डीएलएच और ऊपर की तरफ में जाता है एएलएच। क्लियर इतना? यस, द डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन जॉइंस टू फॉर्म द कलेक्टिंग डक्ट। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डीसीटी जो है वो ज्वाइन होकर कलेक्टिंग डक्ट बनाता है जो अल्टीमेटली ओपन होता है इनटू द रीनल पेल्विस, जिसको हमने बोला था रीनल पेल्विस वाज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये रीनल पेल्विस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मेडुलरी पिरामिड से। क्लियर? द बोमेंस कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लूमेरुलस टू फॉर्म द मेल्फिजन और रीनल कॉर्पस्कल। ये भी बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि बोमेंस कैप्सूल और जो ग्लूमेरुलस होता है ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेल्फिजन कॉर्पस्कल, ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉर्पस्कल। ठीक, अब यूरिन फॉर्मेशन जिसमें 3 मेन स्टेप्स आती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव, हर चीज का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, विच इज परफॉर्म बाय द ग्लूमेरुलस यूजिंग द ग्लूमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हर चीज का फिल्ट्रेशन होगा यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। अबाउट 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लूमेरुलस पर मिनट, जिसको हमने बोला था रीनल ब्लड फ्लो। कितना ब्लड सप्लाई करते हैं अपन किडनी को पर मिनट? दैट इज 1200 ml पर मिनट। क्लियर है? अब ये जो 1200 ml पर मिनट हम किडनी को दे रहे हैं तो किडनी कितना फिल्टर कर रहा है उस रेट को अपन बोलते हैं जीएफआर। जीएफआर पर मिनट कितना है? 125 ml पर मिनट इज द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल पर मिनट। क्लियर? अब इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? हमने कल पढ़ा था कि डीसीटी और जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक स्पेशल टाइप के सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है जेजी सेल्स, विच आर प्रेजेंट इन द जेजी apparatus विच प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। जो जीएफआर के रेगुलेशन में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो डिटेक्ट कर लेता है कि जीएफआर ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अब जो फिल्ट्रेशन हुआ है उस फिल्ट्रेशन में से नियरली 99% जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से। पीसीटी मेजर साइट होती है रीअब्सॉर्प्शन के लिए और सेलेक्टिव सेक्रीशन के लिए। ठीक, हेनले लूप जो है वो आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता, वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो हेल्प करता है कि फिल्ट्रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहे, ठीक, विद इन द किडनी इंटरस्टिशियम। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक्सटेंसिव रीअब्सॉर्प्शन करवाते हैं। हमने पढ़ा है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करवाते हैं जहां पर कंडीशन दी जाती है हार्मोन्स की, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का रीअब्सॉर्प्शन होता है। वहां पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जो है इनका सिक्रीशन होता है फिल्ट्रेट में, विच हेल्प्स इन दी आयनिक बैलेंस मेंटेनेंस एंड पीएच बैलेंस मेंटेनेंस। क्लियर है? फिर हमने देखा था काउंटर करंट। काउंटर करंट एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो ऑपरेट होती है बिटवीन दी टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, और ये दोनों जो लिम्स होती हैं, ये दोनों जो ट्यूब्स होती हैं वो हेल्प करती हैं जिससे मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे। क्लियर? और इस काउंटर करंट में हेल्प कौन कर रहा है? NaCl और यूरिया। क्लियर है इतना? The filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but it is diluted by the ascending limb. ठीक है, जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है वो डिसेंडिंग लिम्ब में जाने वाला कॉन्सेंट्रेट होता है और असेंडिंग लिम्ब में जाने वाला जो होता है वो डाइल्यूट होता जाता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl, यूरिया आर रिटेन्ड इन द इंटरस्टिशियम बाय दिस अरेंजमेंट। ये भी हमने देखा था, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl और यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाई बनाकर रखने में हेल्प करते हैं और इन्हीं दोनों की वजह से यूरिन हाइपरटोनिक बनती है। हाइपरटोनिक यानी 4 गुना ज्यादा हाइपरटोनिक देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। क्लियर है इतना? Yes, DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times, that is from 300 milliosmoles per liter to 1200 milliosmoles per liter. An excellent mechanism for conservation of water. Clear?
यूरिन को स्टोर किया जाता है ब्लैडर में टिल दी वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस फ्रॉम सीएनएस कैरीड आउट एंड इट्स रिलीज थ्रू दी यूरिथ्रा। तब तक नहीं यूरिन बाहर निकलेगी जब तक सीएनएस से वॉलेंट्री सिग्नल्स जो है वो नहीं आ जाते, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चुरेशन। इसका जो न्यूरल सिग्नल होता है या जो नर्वस सिस्टम के थ्रू इसका कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस, एंड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस आर ऑलवेज वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमने देखे थे किडनी, लंग्स एंड लिवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया होगा। अब आप इस चैप्टर को सिर्फ एक बार और पढ़ेंगे और इसके पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। अब इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम नेक्स्ट वाला चैप्टर लेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।